नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने रोज की तैयारी को जांचने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को यूज़ करें और वहां होने वाले ऑनलाइन टेस्ट में भाग लें। अगर आप उसमें पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं तो आपको कुछ ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा जिसे आपकी तैयारी को और धार मिलेगी और आपके ऊर्जा में और बढ़ोतरी होगी। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और तैयारी को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान करिए। आज हमारा विषय है पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर के बारे में। पुर्तगालियों का जो दूसरा गवर्नर था उसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जिसने शांत जल की नीति अपनाई और भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। अब अल्फांसो दी अल्बुकर्क, कहानी क्या है? 1503 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क एक जहाजी बेड़े का नायक बन के भारत आता है। उसी समय कोचीन में एक बस्ती अथवा दुर्ग का निर्माण होता है, जिसमें इसका काफ़ी योगदान होता है। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनता है और गवर्नर बनने के बाद 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है। गोवा उस समय बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह के कब्जे में होता है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है पुर्तगाली अब अपने आप को मजबूत करने के लिए युद्ध पर भी उतर आते हैं। गोवा पर अधिकार करते ही इनकी क्षेत्रीय राज्य की स्थापना पूरी हो जाती है। 1511 में ये मलक्का पे अधिकार करते हैं और 1515 में हुर्मुज पे। अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं और 1515 में हुर्मुज के बंदरगाह को जीत लेते हैं। इस तरह विजेता बनते हुए वो पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति की नींव भारत में स्थापित करते हैं। अब उन्हें महसूस होता है कि उन्हें अपने सैनिकों और नाविकों के लिए यहाँ एक बस्ती बसाने की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्हें आवश्यकता पड़ेगी विवाह की। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ही वह पहले यूरोपीय व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हमें भारतीय महिलाओं के साथ शादी करनी होगी ताकि हम यहाँ पे इन लोगों के बीच घुल मिल सकें और व्यापार को और आगे बढ़ाया जा सके। यद्यपि इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा होगा उस समय के तत्कालीन भारत पे, लेकिन अल्फांसो दी अल्बुकर्क की यह नीति शायद असफल ही रही। अल्फांसो दी अल्बुकर्क इस मामले में राजा राम मोहन राय का अग्रगामी था, क्योंकि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ही वह व्यक्ति था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। प्रश्न अगर आए कभी कि पहला यूरोपीय जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इस प्रकार कई गवर्नर आते हैं, लेकिन चूंकि सभी महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए हम अब अगले गवर्नर की बात करेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे सर ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं आपको बताऊं, कई असफलताओं के बाद यह समझ में आया कि हमें विद्वान बनने से ज़्यादा अगर CSC या PCS की परीक्षा पास करनी है तो विद्वान से ज़्यादा बुद्धिमान बनना होगा। तो बिना तर्क के, बिना वितर्क के, बिना कुतर्क के जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, फिर आपको लगेगा कि मैं सही था। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन दोनों के बाद हम सीधे आ जाएंगे, का नाम है नूनोद कून्हा। यह 1529 में आता है और इसका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो ये है कि इसने अपना जो मुख्यालय होता है वो कोचीन से हटा के गोवा में कर देता है। अब पुर्तगालियों के व्यापार का मुख्य अड्डा या मुख्यालय गोवा हो जाता है। प्रश्न अगर पूछे कि कोचीन से गोवा को मुख्यालय किसने बनाया तो हमारा उत्तर होगा नूनोद कून्हा।
नुनो कुन्हा जो है बेसिन पे अधिकार करता है 34 में और दीव पर अधिकार करता है 1535 में। पुर्तगालियों का शासन श्रीलंका तक पहुंच गया होता है, लेकिन जब ये स्पेन के साथ 1580 में अपना सम्मिलित हो जाते हैं तो ये अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं और उसका प्रभाव इनके भारत के व्यापार पर भी पड़ता है। जब अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जैसे डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये सब भारत में आने लगते हैं तो फ्रांसीसियों का प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे लास्ट में भारत से जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो वो भी पुर्तगाली ही है। ऐसा नहीं है कि वो व्यापार नहीं किए तो वो यहाँ से चले गए, कुछ उन्होंने अंश यहाँ अपना रखा हुआ है। गोवा में आज भी उनके अवशेष दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि अल्बुकर्क ने जो शादी करने की नीति बनाई थी उसने भारत में अपना निशान छोड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों के शासन के अवसान की। अब होगा क्या, अब पुर्तगाली धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे हैं, क्योंकि स्पेन के साथ जब इन्होंने अपने आप को मिला लिया, अपनी स्वतंत्रता खो दी, तो अब इनके पास यहाँ पे कोई ऐसा शासन जो उन्हें दूर से नियंत्रित करता था वो भी कमज़ोर हो गया। यानी पुर्तगाल की जब संप्रभुता ही समाप्त हो गई तो वहाँ संप्रभु अब बचा कौन, अब तो स्पेन हो गया। तो यहाँ पे डच आते हैं, डच इन लोगों को पूरी तरह से व्यापार से बाहर कर देते हैं। दूसरी तरफ मराठे भी इनसे सालसेट वगैरह छीन लेते हैं और बची खुची जो इनकी शक्ति थी, जो इनका गौरव था, वो ब्रिटिश राजकुमार से जब शादी होती है कैथरीन ब्रिगांजा की, तो कैथरीन से शादी करने के बाद ब्रिटिश राजकुमार को ये लोग बम्बई दहेज में दे देते हैं और जो बची गई खुची शक्ति थी वो भी समाप्त हो जाती है। अब इनके अवशेष ही यहाँ बचे रहते हैं। लेकिन पुर्तगालियों के देन को हम नहीं भूल सकते। पुर्तगालियों ने ही हमें प्रेस दिया है, पुर्तगालियों ने ही हमें यहाँ जहाज़ निर्माण का साधन दिया है। जहाज़ निर्माण सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू किया था। और खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो तंबाकू, मूंगफली, आलू, अमरूद, काजू, संतरा, ये सारी चीज़ें हमें पुर्तगाली अन्य देशों से ला करके भारत में बोते रहें और उनकी फसल को बढ़ाते रहें। तो ये जितने भी फसल का मैंने नाम लिया, याद रखिएगा, वो पुर्तगाली की ही हमें देन है। हम बातचीत में भी रोज़ कम से कम 10 से 15 शब्द पुर्तगाली भाषा के बोलते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसी कौन सी भाषा है, अलमारी तो नहीं है, ऐसे ही कुछ शब्दों को, जो मेरे पीछे अलमारी दिख रही है, अलमारी शब्द कहीं पुर्तगाली तो नहीं है। तो ऐसे ही शब्दों को आप ज़रा खोज के कमेंट में लिखिएगा कि पुर्तगाली शब्द भी हैं क्या। और जितने फल और इनकी सब्जियों का नाम मैंने बताया, फलों का और आलू का, सब्जी का, तो बताइएगा और कौन कौन सा वो लेकर आए थे पुर्तगाली। एक कला लेकर आए थे, एक स्थापत्य कला, अक्सर प्रश्न भी पूछा है, उसका नाम है गोथिक। गोथिक स्थापत्य कला भारत में किसकी देन है? वो भी पुर्तगालियों की देन है। और इस कहानी के साथ ही अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी पुस्तक में या फिर नेट पे, जैसे भी आपको हो सुविधा, एक बार आप भी पूरी पुर्तगालियों के कहानी को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है इनकी। 1498 वास्को डी गामा आते हैं, 2 साल बाद 1500 हो जाएगा। 60-70 साल की कहानी है पुर्तगालियों की। और बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐसा युद्ध वगैरह का कोई सीन है नहीं। एक व्यवस्था है इनकी जिसको ये कहते थे कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था किसने चलाया था? पुर्तगालियों ने चलाया था। और जो भी सागर में व्यापार करना चाहता था तो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था से परमिट मिलती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत परमिट मिलती थी। अगर आपको व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा, उन्हें कर देना होगा, टैक्स देना होगा, ताकि वो आपकी सुरक्षा कर सकें उस समुद्र में, हिंद महासागर, अरब सागर में
और आप व्यापार कर सकें। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों ने चलाया था और इसमें अकबर को भी टैक्स देना पड़ा था अपनी सुरक्षा के लिए। प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप भी इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, बिपिन चंद्रा में पढ़ लीजिएगा या फिर एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, लेकिन पुर्तगालियों की कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे कहानी तो आपके मन में होगी, फैक्ट आप रट लीजिएगा, जो फैक्ट छोटे छोटे छूट गए होंगे। और फिर हम लोग आगे अब बात करेंगे डचों की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे टेलीनार के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ASKCSE, ठीक है। और हर रोज़ उसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, आप टेस्ट दीजिए, अपने आप को जांचिए, परखिए। अगर आप टॉप 3 में रहते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके ऊर्जा को और बढ़ाएगा और ऊर्जा के संचार को भी बढ़ाएगा। तो आइए हमसे जुड़िए टेलीनार पर भी और रोज़ टेस्ट दीजिए। अपना एक भी समय बहुमूल्य जो है उसे बर्बाद मत करिए। सोने में भी कटौती कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगर कलेक्टर बनना है तो विद्वान नहीं बुद्धिमान बनना होगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे CSE चैनल। नमस्कार।